हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PCS1 में। तो इसमें हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स, जो भी यूपीएससी एंड PCS दोनों एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से जो भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए एडिटोरियल हैं क्या क्या, इनको हम पहले देख लें। क्या क्या एडिटोरियल जो आए हुए हैं इस वीक में। समान नागरिक संहिता पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश। अमेज़न के जंगलों पर घटता दायरा। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021। भारत में बाल विवाह। पिछले 50 वर्षों में वन्य जीवों की आबादी में 2/3 से अधिक की कमी आई है। एंड भारत में पहली बार पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं। ओ स्मार्ट योजनाएं। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का पहला रिस्पॉन्डर। आधार कार्यशाला। बहुआयामी गरीब सूचकांक 2021। ग्लोबल इंडेक्स ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021। व्हाट्स नेक्स्ट, यानी कि अब अगला टॉपिक पहला पढ़ें। समान नागरिक संहिता पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश। समान नागरिक संहिता के बारे में देखेंगे। इसने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का इसमें निर्देश क्या था और क्या। ये द हिंदू का ये न्यूज़ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट अर्जेस सेंटर ऑफ स्पीड अप यूनिफॉर्म सिविल कोड। रिलेवेंस है ये यूपी PCS के जो कहाँ पे आपको देखो, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना। ये एक सिलेबस में भी एक पार्ट है। भारतीय शासन संविधान और राजनीतिक प्रणाली, ये भी एक सिलेबस का पार्ट है। व्हाट्स है UPSC मेंस में ये कहाँ काम आएगा। ये मेंस में काम आएगा आपको। देखो यूनिट 6 जो है भारतीय समाज के मुख्य भारत की विशेषताएं और भारत की विविधता। और GS के पेपर 2 में भारतीय संविधान ऐतिहासिक विकास विशेषताएं, संशोधन और महत्वपूर्ण प्रावधान एवं बुनियादी संरचनाएं। सबसे पहले चर्चा में क्यों है, समान नागरिक संहिता क्या है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद समान नागरिक संहिता से संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसके बारे में। समान नागरिक यानी कि समान नागरिक संहिता के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है भारत में, और समान नागरिक संहिता क्यों होनी चाहिए और समान नागरिक संहिता क्यों नहीं होनी चाहिए, और विधि आयोग का मत क्या है और क्या किया जाना चाहिए, इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए और विश्लेषण भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले ये देखें कि ये चर्चा में क्यों है। ये समान नागरिक संस्था है, जो समान नागरिक संहिता, वो चर्चा में क्यों है। देखिए हाल ही में एक मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को देश की एक समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया है। क्या है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता क्या है, इसके बारे में देखें। समान नागरिक संहिता से तात्पर्य देश में सभी धर्मों एवं संप्रदायों के लिए एक समान कानून और नियमों की उपलब्धता से है। यानी कि पूरे देश में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। समान नागरिक संहिता का मतलब है सभी धर्मों एवं संप्रदायों के लिए एक समान कानून और नियमों की उपलब्धता से है। यानी कि दूसरे शब्दों में वर्गों एवं धर्मों के लिए अलग अलग कानून न होकर पूरे देश में एक ही प्रकार का कानून लागू होना समान नागरिक संहिता है। यानी किसी भी धर्म या बोला है जो धर्म या वर्गों के लिए अलग कोई कानून, स्पेशल उनके लिए कानून नहीं होना चाहिए। समान नागरिक संहिता का मतलब सबके लिए समान कानून।
समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है, यानी सबके लिए समान। इसमें कोई ऐसा परिप्रेक्ष्य नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक धर्म के लिए अलग प्रावधान होने चाहिए। समान सिविल संहिता के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है, यानी कि जो भारतीय संविधान है वो समान नागरिक संहिता के बारे में क्या कहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत में समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अब आर्टिकल 44 में प्रावधान है कि राज्य भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। अब आपके ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है कि अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ठीक, समान सिविल संहिता में के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है, भारत में जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में देखें। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक तथा जमीन के बंटवारे आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होता है। अभी देश में जो स्थिति है उसमें सभी धर्मों के लिए अलग अलग नियम हैं। जो वर्तमान में अभी देश में जो स्थिति है उसमें सभी धर्मों के लिए क्या है, अलग अलग हैं। अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो उसमें पूरे देश में एक ही नियम कानून बनाए जाएंगे। उसी के तहत शादी, विवाह, जो भी कुछ कार्य होंगे, धार्मिक कार्य, वो भी उसी नियम पर होंगे जो समान नागरिक संहिता में नियम बताए जाएंगे। अब उदाहरण से समझ लिए। उदाहरण से मान लिए कि संपत्ति, विवाह और तलाक के नियम हिंदुओं, मुस्लिम और ईसाइयों के लिए अलग अलग हैं। लोग अपने धर्म के अनुसार निर्मित पर्सनल लॉ के नियमों एवं कानून का अनुसरण करते हैं। अगर जैसे उदाहरण संपत्ति है या विवाह या तलाक या नियम, जो हिंदू हैं, मुस्लिम, ईसाई, ये सब अपने अपने तौर तरीके के अपने हिसाब से करते हैं। इनका कोई एक निश्चित नियम नहीं है कि हिंदू का वही होना चाहिए, वही उसका। तो इसमें अगर सरकार समान नागरिक संहिता लागू करेगी तो सबको एक ही नियम में जो इकट्ठा किया जाएगा, जिससे सरकार को भी आसानी होगी निर्णय सुनाने में। किसी के धर्म के स्पेसिफिक नहीं बताया जाएगा। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना अपना पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। ठीक, भारत में गोवा एकमात्र राज्य है जहां एक समान नागरिक संहिता लागू है। हालांकि यह प्रत्येक मामले में लागू नहीं है। गोवा में शादी, तलाक, संपत्ति और विषय की समान नागरिक संहिता लागू है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां एक समान नागरिक संहिता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां एक समान नागरिक संहिता है, तो कौन सा है, गोवा। मगर एक निश्चित यानी कि पूरी तरह से नहीं है। उसमें गोवा में शादी, तलाक, संपत्ति आदि विषयों में, यानी कुछ और विषय हैं, इनमें समान नागरिक संहिता लागू है। तो आपको दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए कि समान नागरिक संहिता कौन से आर्टिकल में है, तो वो आर्टिकल नंबर 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। और ये भी पूछ सकता है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, यानी कुछ प्रावधानों में शादी, विवाह और तलाक के ऐसे
संपत्ति के मामले में कौन से राज्य में अभी समान नागरिक संहिता है? तो वो किसमें? गोवा में समान नागरिक संहिता है। समान सिविल संहिता क्यों होनी चाहिए? देखिए, एक इसको पढ़ के आपको सारे जो भी डाउट हैं समान नागरिक संहिता जो भी टॉपिक है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखें, बने रहें। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सामाजिक न्याय तथा एकता और अखंडता की परिकल्पना की गई है। जब भी आप भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें सामाजिक न्याय तथा एकता और अखंडता की परिकल्पना की गई है, जिसकी व्यवहारिक प्राप्ति हेतु सिविल नागरिक संहिता लागू होना आवश्यक है। अगर आप भारत की प्रस्तावना देखेंगे तो उसमें स्पष्ट है उसके जो ये जो शब्द हैं सामाजिक न्याय तथा एकता और अखंडता की परिकल्पना की गई है। उससे लगता है कि सिविल नागरिक संहिता का लागू होना आवश्यक है। भारत में सिविल नागरिक संहिता लागू होनी ही चाहिए। भारत एक संविधान और एकल नागरिकता जैसे प्रावधानों के आलोक में समान नागरिक संहिता का लागू होना अपरिहार्य है। In the light of provisions like one Constitution of India and single citizenship, the implementation of uniform civil code is inevitable यानी अपरिहार्य। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 15 क्रमशः समान विधियों के साथ ही विभिन्न आधारों पर नागरिक के मध्य भेदभाव का प्रतिषेध करते हैं। देखिए इसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 15 क्रमशः समान विधियों के साथ ही विभिन्न आधारों पर नागरिकों के मध्य भेदभाव का प्रतिषेध करते हैं। प्रतिषेध करते हैं। 14 क्या है? कानूनों के समक्ष समता। क्या है 14? कानूनों के समक्ष समता। और 15 है धर्म जाति लिंग भेद और जो नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए के मध्य भेदभाव का प्रतिषेध करता है। 14 और 15 को भी याद रखिए। 14 के बोलता है कानून के समक्ष समानता और 15 बोलता है धर्म जाति लिंग भेद के परिप्रेक्ष्य में हम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल देखो फिर से रिवीजन। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। ठीक, आर्टिकल 44 कहता है कि समान नागरिक संहिता भारत में होनी चाहिए और समान नागरिक संहिता भारत के वर्तमान में गोवा राज्य में है, जैसे शादी विवाह और संपत्ति के मामले में। और 14 आर्टिकल नंबर 14 को याद रखें और आर्टिकल नंबर 15 को भी याद रखें। ठीक, पूछे जा सकते हैं। वर्तमान में विद्यमान अलग अलग पर्सनल लॉ अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 15 के साथ ही संविधान की मूल भावना के विपरीत है। यानी कि जो संविधान की मूल भावना 14 और 15 में है उसमें अगर हम देखें तो पर्सनल लॉ अलग अलग हैं सबके लिए, तो इन दोनों के विपरीत हैं। 14 और 15 में जो बात बोली गई उन दोनों के विपरीत ये पर्सनल लॉ हैं जो भी अब अलग अलग धर्म अपनाते हैं। अभी हाल ही में धर्म के आधार पर अलग अलग कानून का प्रचलन संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है। साथ ही यह राष्ट्र की एकता के लिए भी घातक है, क्योंकि इस विभिन्न वर्गों के मध्य विशेषकर धार्मिक आधार पर भेदभाव का आश्रय मिलता है। यानी कि जो एक देश में धर्म के आधार पर अलग अलग कानून का प्रचलन संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है। अगर संविधान के मूल्य देखे जाएं तो उनसे ये बिल्कुल अलग है, जो धर्म के आधार पर अलग अलग सबके कानून जो बने हुए हैं अभी वर्तमान में। और साथ ही राष्ट्र की एकता के लिए भी घातक है। अगर एकता बनानी है तो ऐसे समझो जब हिंदू के अलग धर्म है, हिंदू अगर सबका एक ही त्यौहार होगा, अगर ऐसे एक ही त्यौहार पे इकट्ठे होंगे तो एकता बढ़ेगी। अगर सबका अलग अलग है तो एकता
घटेगी तो इससे घातक है, क्योंकि इस विभिन्न वर्गों के मध्य विशेषकर धार्मिक आधार पर भेदभाव का आश्रय मिलता है। क्योंकि धार्मिक आधारों पर, क्योंकि वो मुसलमानों के त्यौहार हैं, कि हिंदुओं के त्यौहार हैं, ईसाई के त्यौहार हैं, तो इनके आधार पर ज़्यादा भेदभाव मिलता है भारत में। अगर समान नागरिक संहिता लागू होती तो ये सब खत्म हो जाएंगे। कई मामलों में यह भेदभाव सांप्रदायिकता का रूप धारण कर लेता है। साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा इस संवेदनशील मुद्दे का इस्तेमाल करके अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए भी किया जाता है। अगर देखिए, अगर सामान्य नागरिक संहिता लागू नहीं होगी तो ऐसा ही होता रहेगा जैसा अभी हो रहा है। कैसा हो रहा है कि धर्म और जाति के आधार पर जनता को जो नेता हैं उनके द्वारा भड़काया जाता है। वो अपने परिप्रेक्ष्य के लिए, अपने लाभ के लिए भड़काते हैं। क्योंकि राजनीतिक दलों द्वारा संवेदनशील मुद्दे का इस्तेमाल कर अपने वोट बैंक को किसके आधार पर अपनी ओर खींचते हैं? वो धर्म जाति के आधार पर। अगर समान नागरिक संहिता लागू होगी तो ऐसा वो नहीं कर पाएंगे। ठीक, ऐसे उनके पास कोई फिर और विकल्प ढूंढेंगे वो लोग, क्योंकि धर्म और जाति के आधार पर हम किसी से लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो सबके लिए एक कानून ही एक बन जाएगा। फिर समान सिविल संहिता क्यों नहीं होनी चाहिए? अब तो ये तो बात ही वैसी कि क्यों ज़रूरी है और क्यों नहीं होनी चाहिए। इससे भी अगर होती है तो इससे भी कुछ, नहीं होती तो इससे भी कुछ फ़ायदा होगा। चलिए इसके बारे में देखें कि भारत में विभिन्न प्रकार के वर्गों, जातियों एवं धर्मों के लिए निवास करते हैं। इनमें से कुछ समुदाय अल्पसंख्यक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो कुछ समुदाय अपनी संस्कृति के कारण अत्यंत संवेदनशील हैं। विशेषकर पूर्वोत्तर भारत में निवास करने वाली जनजातियां, अंततः इन्हें संविधान के माध्यम से ही कुछ विशिष्ट प्रावधान उपलब्ध करवाए गए हैं। उदाहरण के लिए, यद्यपि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधान हैं कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे, किंतु साथ ही अनुच्छेद 14 वर्ग विधान की व्यवस्था करता है, अर्थात एक वर्ग के लिए एक प्रकार का कानून होना चाहिए। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में की है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई निर्णय दिए हैं कि अनुच्छेद 14 में जो पूर्व विद्वान, अगर कोई एक स्पेशल वर्ग है, अगर वो चाहता है कि उसके लिए कानून अलग, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी विभिन्न अपने जो निर्णय दिए अलग अलग, उनमें भी बताया है। चलिए देखें, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भारत में विभिन्न प्रकार के वर्ग मौजूद हैं जिनकी अपनी विशेष संस्कृति, परंपरा एवं धार्मिक मान्यताएं हैं। ऐसे में एक ही कानून को इन अलग अलग वर्गों पर लागू नहीं किया जा सकता। अगर कोई वर्ग अलग है, अगर उसके प्रावधान पहले से ही, अगर न्यायालय ने भी बोल दिया है, तो अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो इन पर भी एक प्रभाव पड़ेगा। वस्तुतः विभिन्न पर्सनल लॉ की व्यवस्था विभेदीकरण न होकर एक प्रकार से संविधान अथवा राज्य द्वारा की गई सकारात्मक कार्रवाई, जिसका उद्देश्य समाज में वंचित एवं अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की मान्यताओं एवं धार्मिक नियमों को संरक्षण प्रदान करना है। विधि आयोग का मत क्या है? विधि आयोग का मत है, वर्ष 2018 में विधि आयोग द्वारा जारी एक दस्तावेज में कहा गया कि भारत में अभी समान सिविल संहिता को लागू करने का उचित समय नहीं है। साथ ही समान सिविल संहिता को लागू करना गैर जरूरी भी बताया गया है। आयोग का मत था कि समान नागरिक संहिता समस्या का हल नहीं है, बल्कि सभी निजी कानूनी प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता है, ताकि उनमें मौजूद रूढ़िवादी नियम सामने आ सकें। टीम एम के लाइव व्यू एनालाइज कर रही है। वस्तुतः समान नागरिक संहिता उद्देश्य का में परिकल्पित सामाजिक न्याय तथा एकता और अखंडता के साथ ही अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 25, 29 और अनुच्छेद 30 से भी जुड़ी हैं। देखो, अब आपको काम क्या करना है, अनुच्छेद 14 पूरा देखना है, 15 देखना है, 25 देखना है, 29 और 30, इन आर्टिकल को आप रट लो। 44 को पता है समान नागरिक संहिता, 14, 15, 25, 29, 30। क्वेश्चन बनेगा पॉलिटी में, यहीं से बनेगा, पक्का आप देख लेना।
जब आए तो भारतीय संविधान निर्माताओं के संविधान निर्माण के समय समान नागरिक संहिता की नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित करने का मूल उद्देश्य यही थी कि निकट भविष्य में सरकार द्वारा जागरूकता एवं जनमत के समर्थन के माध्यम से इस दिशा में कदम उठाया जाए। इसी कारण अनुच्छेद 44 में राज्य द्वारा समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किया जाएगा जैसी शब्दावली को प्रयुक्त किया गया और इसे गैर बाध्यकारी स्वरूप प्रदान किया गया। निसंदेह 21वीं सदी में धार्मिक मान्यताओं में लचीलापन अवश्य आया है और समान नागरिक संहिता लागू करने की उचित पृष्ठभूमि निर्मित हुई है, किंतु इसके बावजूद भारतीय समाज की परंपराओं एवं मान्यताओं को अभी भी धार्मिक आधार पर प्राप्त है। विशेषकर पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों के संदर्भ में यह मत अत्यंत सटीक भी है। इस स्थिति में सरकार द्वारा जनमत को संज्ञान में लेते हुए पहल करनी चाहिए तथा बाध्यकारी कानून के बजाय परस्पर मतैक्य को स्थापित करते हुए इस दिशा में कदम आगे बढ़ाने चाहिए, क्योंकि कानून के रूप में बाध्यकारी तरीके से बिना जनमत की इच्छा को जाने समान नागरिक संहिता लागू करने से वंचित उद्देश्यों की प्राप्ति को संदेह, क्योंकि जब भी जनता का जनमत की जो इच्छा को जाने, यानी कि जो जनता है वो चाहती क्या है, अगर वो जनता चाहती है कि जनमत यानी कि जो समान नागरिक संहिता है वो लागू होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है वो लोकतंत्र है। इसमें जब तक जनता का अगर कोई भी बिल या कोई भी कानून लागू होता है तो उसमें जनता का बहुत बड़ा रोल होता है। वो आपने अभी देखा ही होगा कृषि कानूनों में, क्योंकि कोई भी सरकार चाहे प्रचंड बहुमत वाली सरकार चाहे क्यों ना हो, अब जब प्रचंड बहुमत है तो उस सरकार में जनता उससे सहमत होगी। जनता ऐसा कोई माना नहीं कि जनता उस सरकार से सहमत है। जनता उसके नियमों एवं जो भी कानून ला रही है सरकार, अगर उससे सहमत है तो वो जनता के मन की सरकार है। जनता को कोई ऐसा नहीं है, अगर कोई कानून लाया जाता है तो उसमें जनता की एक अहम भूमिका रहती है। अगर जनता चाहे तो उसे पारित भी हो सकता है, अगर जनता नहीं चाहे तो उसे नहीं हो सकता। साथ ही इसमें नागरिकों के वर्ग विशेष में सरकार के प्रति संदेह और अविश्वास की धारणा भी उत्पन्न हो सकती है, जिसका हालिया संदर्भ किसान आंदोलन से प्राप्त किया जा सकता है। कहाँ है समस्या, कहाँ है समस्या को देखें। विगत वर्षों के अनुभव दर्शाते हैं कि देश में प्राय प्रत्येक बार समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए विचार अथवा प्रयास राजनीतिक आलोक एवं वोट बैंक की राजनीति के संदर्भ में किए गए हैं। साथ ही सत्तारूढ़ दल द्वारा बिना समाज के विभिन्न वर्गों में प्रतिनिधि को संज्ञान में लिए एक पक्षीय तरीके से समान नागरिक संहिता को अपनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता रहा है बार बार। अतः आवश्यक है इस मुद्दे पर सरकार द्वारा गैर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों, सिविल समाज के साथ अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर वस्तुस्थिति को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। तो क्या किया जाना चाहिए उसके बारे में, तो ये क्या किया जाना चाहिए कि वस्तुतः समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग समाज के सभी वर्गों की ओर से आने पर ही इसे लागू करना चाहिए। अगर वस्तु समान नागरिक संहिता को लागू करने की अगर मांग समाज के सभी वर्गों ओर से आ रही है आवाज़ के चलो के समान नागरिक संहिता लागू की जाए, तो ऐसा करना चाहिए। अगर जनता नहीं चाहती, समाज का कोई वर्ग नहीं चाहता ऐसा, तो नहीं करना चाहिए। ऐसा अधिक उचित एक व्यवहारिक होगा। अतः सरकार को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए।
इसके अलावा निजी कानूनों में प्रावधान संविधान के विपरीत हैं, उन्हें निरस्त अथवा संशोधित कर संविधान की मूल भावना के अनुकूल किया जा सकता है। एकाएक समान सिविल संहिता को लागू करने के बजाय इस दिशा में क्रमबद्ध रूप से सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा करते समय सरकार को समाज के सभी वर्गों की संवेदनाओं, उनके मूल्य तथा परंपराओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर एकाएक समान सिविल संहिता को लागू करना है तो बजाय दिशा में क्रमबद्ध रूप से सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करते समय सरकार को समाज के सभी वर्गों की संवेदनाओं, उनके मूल्यों तथा परंपराओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा सरकार को इस प्रकार के मुद्दे का राजनीतिकरण करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे समान सिविल संहिता को लागू करने में और अधिक जटिलता आएगी। ऐसी बात है। इस संदर्भ में सरकार द्वारा समाज के विभिन्न प्रतिनिधियों, रिटायर्ड न्यायाधीशों, विधि विशेषज्ञों के साथ ही प्रमुख राजनीतिक दलों के सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा सकता है। समिति की सिफारिश के आधार पर आगे की दिशा में कदम तय किया। जो भी अच्छे से वक्ता रहे हैं, रिटायरमेंट हैं या अच्छे विशेषज्ञ हैं वो अपने क्षेत्र में, तो उनसे बैठ के सरकार को राय लेनी चाहिए, उनके पास ये मुद्दा प्रस्तुत करना चाहिए। वो अपनी फिर वो राय बताएं कि कितना सही रह सकता है, कितना गलत रह सकता है। देखिए, एक मॉडल क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ें और इस पे अपनी आंसर राइटिंग करें। टीम एम के लाइव कोड ला के आप अनअकैडमी पर वो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो आप टीम यानी एम के लाइव कोड लगाएं। इसमें देखो क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की समान नागरिक संहिता के संदर्भ में आदर्शवाद बनाम व्यवहारिकता का मुद्दा उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना कि इसका निर्माण और कार्यान्वयन चर्चा कीजिए। तो इस पर आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो करके एक ही क्वेश्चन देख प्रीलिम्स में किस तरह से आएगा। क्वेश्चन पढ़ें। समान नागरिक संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को राज्य के परिप्रेक्ष्य के नैतिक रूप से बाध्यकारी कराया गया है। भारत का गोवा एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता को पूर्णतः लागू किया गया है। अब आप बताइए, इसमें पूर्णतः लागू किया गया है क्या हो सकता है, सोचो। अब देखिए गलत क्यों है, दोनों ही गलत हैं इसके। समान भारतीय अनुच्छेद 44 में इतना ठीक है, तहत समान नागरिक संहिता राज्य के परिप्रेक्ष्य में नैतिक रूप से बाध्यकारी नहीं कर दिया गया है। और भारत का एकमात्र राज्य जहाँ समान नागरिक पूर्णतः लागू नहीं है, वो पूर्णतः लागू नहीं है यानी पूरी तरह, कुछ क्षेत्रों में कुछ जगहों पर लागू है, जैसे कि शादी या विवाह संपत्ति जो भी धन होगा उसके पक्ष में लागू है, पूर्णतः लागू नहीं है। तो दोनों गलत। अब इसके बारे में अमेजन के जंगलों का घटता दायरा, उसका दायरा कैसे घट रहा है, यानी कि जो अमेजन के जंगल थे वो पहले के फिर ज़्यादा जगह में थे, अब उनका जो दायरा है वो कैसे घट रहा है। डाउन टू अर्थ से ये लिया गया है, चर्चा में क्यों है। हाल ही में डाउन टू अर्थ पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार विगत 15 वर्षों में वनों की कटाई के कारण अमेजन के वर्षा वन लगभग 22% तक कम हो गए हैं। कितने कम हो गए? 22% तक कम हो गए। ये यूपीएससी का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटना से रिलेट करेगा। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे ये यूपीएससी के जो सिलेबस है उसमें ये
और मेंस में जीएस के पेपर 1 में यूनिट नंबर 10 है, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, और विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, और यूनिट 14 संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और संरक्षण पर्यावरण प्रावधान का आकलन। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि रिपोर्ट के अनुसार अमेजन वनों के कटाव में सबसे अधिक वृद्धि कोरोना महामारी के दौरान हुई है, क्योंकि इस स्थिति में अनुचित लाभ उठाकर अवैध तरीके से वनों का कटाव किया गया। इसको समझें कि रिपोर्ट के अनुसार अमेजन वनों के कटाव में सबसे अधिक वृद्धि कोरोना महामारी के दौरान हुई है, क्योंकि इस स्थिति का अनुचित लाभ उठाकर अवैध तरीके से वनों का कटाव किया गया है। ब्राजील की स्पेस एजेंसी, क्या नाम है उसका? INPE का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च के अनुसार पिछले वर्ष कोरोना महामारी के कारण अमेजन वनों के तैनात वन कर्मियों को वापस बुलाए जाने के कारण वनों की कटाई में 64% की वृद्धि हुई। उन्हें खतरा था, उनको वापस बुलाया गया। उनको वापस बुलाने से 64% की वृद्धि हो गई वनों की कटाई में। इसके अलावा वनों में लगने वाली आग, जनजातियों द्वारा कृषि हेतु वनों का कटाव तथा आग लगाकर भूमि खाली करना, अवैध उत्खनन को वनों के घटते दायरे के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार बताया गया है। किनको बताया गया है? कि आग इसके अलावा इन वनों में लगने वाली आग और जनजातियों द्वारा कृषि हेतु वनों का कटाव, कृषि के लिए जमीन, जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे कृषि कम पड़ रही है, तो कृषि कम पड़ने से कृषि के लिए जगह बनाना, और जगह जब बनाएंगे जब वो जहाँ वन दिख रहा है वो पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काट के वो कृषि के लिए उपयोगी जमीन बना रहे हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार वर्ष 2019 में अमेजन में पेड़ों का दायरा घटने का स्तर 40,000 वर्ग किलोमीटर पहुंच गया था। इसमें से लगभग आधा मूल जंगल क्षेत्र था। प्रभाव क्या पड़ेगा अगर ये जैसे जैसे कम हो रहा है अमेजन जंगल, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? उससे अमेजन वर्षा वन कार्बन डाइऑक्साइड के संग्राहक है। अमेजन वर्षा वन कार्बन डाइऑक्साइड का संग्रह है। जैव विविधता को नुकसान होगा, पर्यावरणीय एवं प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति आ जाएगी। जलवायु परिवर्तन का एक आधार है, और वर्षा के पैटर्न में बदलाव होगा। जो वर्षा का पैटर्न है उसमें क्या होगा? बदलाव होगा। देखिए जंगल में डिग्रेड करने से क्या होता है? डिग्रेड इनेक्ट जोन का पेड़ों के पत्तों से बनी छतरी एक बंद कवर बनाती है। जानवरों की अन्य प्रजातियां भी हैं। डिग्रेडेड जोन क्या होता है? डिग्रेडेड जोन होता है जो पेड़ों को हुए नुकसान से उसके पत्तों से बना छतरी नुमा हाशिया और खुला हुआ है। जानवरों की कुछ प्रजातियां भी ग्राउंड लेवल पर ज़्यादा होता है। ग्राउंड लेवल पर ज़मीन पर काम करता है। कहाँ? ज़मीन पर। मिट्टी और हवा अधिक नम होती है। अधिक नम होती है तो आग को फैलाने की मुश्किल होता है। अगर मिट्टी सूख रही है और पेड़ मृत हैं, इससे आग फैलने में आसानी हो जाती है। देखो दोनों तरफ, अगर वो जमीनी इस तरफ अगर वो पेड़ पौधे सही होंगे तो आग नहीं लगेगी, क्योंकि वो गीला है। और मिट्टी सूख रही है और पेड़ मृत हैं, इससे आग फैलने की आसानी हो गई, तो आग ज़्यादा जगह में फैल जाएगी। अगर ऐसे ही पेड़ कटते रहे तो
और जंगलों का सफाया होता रहा तो बड़ी मात्रा में कार्बन का भंडारण करने वाला अमेजन कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा उत्सर्जक बन जाएगा। उल्टा काम होने लगा अगर ऐसा ही कम होता रहा, और इससे जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया में बहुत तेजी आ जाएगी। जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया में बहुत तेजी आ जाएगी, ऐसा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कहना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कि अगर ऐसे ही पेड़ कटते जाते रहे और जंगलों का सफाया होता रहा तो बड़ी मात्रा में कार्बन का भंडारण करने वाला अमेजन कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा उत्सर्जक बन जाएगा। इससे जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया में बहुत तेजी आ जाएगी। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अमेज़न में जो जंगल गंवा दिए हैं उनकी भरपाई हम दूसरी जगह पेड़ लगाने से कर सकते हैं, लेकिन ये सोच सही नहीं है। आईपीसीसी ये कहती है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो हमने मान लो अमेज़न से जो भी पेड़ थे अगर वो हमने काट दिए हैं, वो हम अगर दूसरी जगह लगा दें तो उससे उसकी भरपाई हो जाएगी। ऐसा नहीं मानती है आईपीसीसी की रिपोर्ट। अगर जंगलों की कटाई और क्षरण अपनी मौजूदा रफ्तार में जारी रहा तो अमेज़न का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों की को परिस्थिति को संतुलित करने में अपनी भूमिका निभाना बंद कर देगा। भले ही इस क्षेत्र में कुछ जंगल तब भी बचे रहे हों। यूएनईपी की रिपोर्ट कहती है कि अगर जंगलों की कटाई और क्षरण अपनी मौजूदा रफ्तार में जारी रहा, अगर ऐसे कटाई हो रही है, अगर ऐसे ही कटाई जारी रही तो अमेज़न का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी को संतुलित करने की अपनी भूमिका निभाना बंद कर देगा। भले ही इस क्षेत्र में कुछ जंगल तब भी बचे हों। अमेज़न वनों का विस्तार, इनका विस्तार कहाँ तक है उनको आप देख लें। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, देखिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। इस जगह अमेज़न रेन फॉरेस्ट है। अब इसका एरिया देखें, एरिया कहाँ तक फैला हुआ है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट ये रेड कलर से दिख रहा है आपको, अमेज़न रेन फॉरेस्ट है। ये आपको दिख रहा होगा, अब सही से थोड़ा दिख रहा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट ये ग्रीन कलर में दिख रहा है। इसके देखो आसपास के आपको सारे वो याद होना चाहिए, क्योंकि अब वो पूछ सकता है कि ब्राज़ील के किस इस दिशा में अमेज़न फॉरेस्ट है। अमेज़न फॉरेस्ट के जो साइड से देश हैं वो कौन कौन है, तो इसको आप अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी पता होनी चाहिए, कि क्वेश्चन पूछ सकता है। जब ये न्यूज़ में रहा है तो पूछ सकता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि अमेज़न जैविक क्षेत्र के देशों में केवल ब्राज़ील ही इकलौता देश है जो जंगलों को होने वाली क्षति के आंकड़े हर साल जारी करता है। अमेज़न जैविक क्षेत्र के देशों में केवल ब्राज़ील ही इकलौता देश है जो जंगलों को होने वाली क्षति यानी नुकसान के आंकड़े हर साल जारी करता है। क्षति यानी कि डैमेज टू फॉरेस्ट। अमेज़न एक हेक्टेयर क्षेत्र में क्या मिलेगा वो आप देख लीजिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार एक विशाल पेड़ यानी कि जिसका तना कम से कम 3 मीटर चौड़ा हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार एक विशाल पेड़ है, यानी विशाल पेड़ कैसे बोलेंगे, जिसका तना कम से कम 3 मीटर ऊंचा हो, अपने अंदर 3 टन कार्बन सोख कर रखता है। लगभग इतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड कोई पारिवारिक कार 4 वर्षों में उत्सर्जित करती है। अब आप यहाँ से
एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वनों का कितना महत्व है, वनों का कितना महत्व है। ठीक, ये है पेड़ जो अभी बता रहे थे। विश्व खाद्य संगठन के अनुसार ब्राजील में 80% पेड़ों का विनाश सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से समावेशी पालने से जुड़ा हुआ है। ब्राजील दुनिया का सबसे बीफ निर्यातक है। इस पॉइंट को याद रखें। विश्व खाद्य संगठन के अनुसार ब्राजील में 80% पेड़ों का विनाश सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से मवेशी पालने से जुड़ा हुआ है। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा बीफ निर्यातक है। बीफ इंग्लिश में इसको बीफ ही बोलते हैं। दक्षिण अमेरिका में वायरस के फैलाव में अमेजन कैसे मदद करता है? नंबर 1, अटलांटिक महासागर में तीव्र वाष्पीकरण बादलों को नमी से भर देता है। नंबर 2, काम कि पूर्व से चली हवा से बादल जंगल पर छा जाते हैं और बारिश करते हैं। वनस्पति से बाष्पोत्सर्जन के जरिए वे फिर से भर जाते हैं। थर्ड क्या है कि जैसे ही वो एंडीज पहाड़ों पर पहुंचते हैं, बारिश अमेजन की नदियों को भरना शुरू कर देते हैं। फोर्थ, अटलांटिक से आने वाली कुछ नमी बारिश के रूप में नदी बेसिन में गिरती है। अगला है वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021। इसके बारे में देखेंगे। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना और यूपीएससी के जीएस के यूनिट पेपर 2 में यूनिट 10 में ये रिलेट कर रहा है और चर्चा में क्यों है इसको हम देखें कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक पोषण रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट वैश्विक पोषण लक्ष्यों के संदर्भ में वार्षिक स्तर जारी की जाती है। क्या है वैश्विक पोषण लक्ष्य? इसका लक्ष्य भी रखा है, तो वो क्या है? 2012 में संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बच्चों के संदर्भ में 6 पोषण लक्ष्यों की पहचान की गई, जिन्हें वर्ष 2025 तक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन बन सकता है, याद रखें कि वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी, उसका नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बच्चों के संदर्भ में 6 पोषण लक्ष्यों की पहचान की गई थी, जिन्हें वर्ष 2025 तक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्या है? नंबर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे में वृद्धि रोध या बौनापन के मामले में 40% की कमी आएगी। जो जैसा पहले होता है 40% रिड्यूक्शन इन स्टंटिंग इन चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर ऑफ एज। सेकंड, 19 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया के मामलों में 50% की कमी। थर्ड, कम वजन में शिशुओं के जन्म के मामलों में 30% की कमी करना। 6 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पूछ सकता है इसमें से कौन से पॉइंट हैं या नहीं हैं। बच्चों में मोटापे के मामले में वृद्धि को पूरी तरह से रोकना। और कहता है शिशु के जन्म से पहले 6 महीने के अनन्य स्तनपान, यानी कि जन्म से शुरुआती 6 माह में केवल शिशु को केवल माँ का दूध देना चाहिए, की दर को 50% तक कम करना है। बाल दुबलापन के मामले में कमी लाना और इसे 5% से कम करना, यानी कि बाल दुबलापन के मामले में कमी लाना, इसे 5% तक कम करना है।
रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या थी कि रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के उन चिन्हित देशों में सम्मिलित है जो वर्ष 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने में संभवतः सफल नहीं हो पाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के उन चिन्हित देशों में सम्मिलित है जो वर्ष 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने में संभवतः सफल नहीं हो पाएंगे। कारण क्या है सफल नहीं हो पाने का? हालांकि रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में स्पष्ट कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु यदि समग्र रूप से रिपोर्ट पर दृष्टिपात किया जाए तो कोरोना महामारी, आधारभूत संरचना का अभाव, लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच तथा जन जागरूकता के अभाव की प्रमुख कारणों द्वारा रूप चिन्हित किया गया है। रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसों के खाद्य और आहार प्रणाली पर पड़ने वाले प्रभावों को भी उल्लेखित किया गया है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से पोषण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त में बाधा उत्पन्न हो रही है। मुख्य परीक्षा की दृष्टिकोण से कुछ प्रमुख तथ्य हैं, उनको आप याद रखें कि 15 से 49 वर्ष की आधी से अधिक भारतीय महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। अभी वर्ष 2016 से वर्ष 2020 के बीच एनीमिया भारतीय महिलाओं की संख्या 52.6 यानी 52.6% से बढ़कर 53% हो गई है। फिफ्थ वर्ष पाने के 5 वर्ष से कम उम्र के 17% से अधिक भारतीय बच्चे चाइल्डहुड वेस्टिंग से प्रभावित हैं। चाइल्डहुड एक बीमारी है। भारत उन देशों में शामिल है जिन्होंने चाइल्डहुड वेस्टिंग को कम करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं की है, यानी कि चाइल्डहुड वेस्टिंग को कम करने में अभी भी किसी भी देश ने कोई जागरूकता नहीं भाई। 5 वर्ष से कम उम्र में के 34% से अधिक अभी भी चाइल्ड स्टंटिंग से प्रभावित हैं। भारत कुपोषण के मामले में सबसे अधिक स्थानीय असमानता वाले देशों में से एक है, यानी भारत कुपोषण के मामले में सबसे अधिक स्थानीय असमानताओं वाले देशों में से एक है। भारतीयों में वजन बढ़ने और मोटापे के मामले की दर में वृद्धि, यानी पुरुषों में 17.8% और महिलाओं में 21.6% देखी गई है, जिसके कारण लगभग हर 5 में से एक वयस्क एक समस्या से प्रभावित है। हर 5 में से एक वयस्क, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुपोषण देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कुपोषण किसी व्यक्ति में ऊर्जा या पोषक तत्वों की कमी, अधिकता अथवा असंतुलन को दर्शाता है। सामान्य रूप से कुपोषण को 3 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। किन किन में किया जा सकता है? देखिए, अल्प पोषण क्या है कि दुबलापन, यानी लंबाई के अनुपात में वजन में कमी, लंबाई के अनुपात में वजन में कमी, तो उसे अल्प पोषण यानी वृद्धि रोध, आयु के अनुपात में लंबाई की कमी और वजन में कमी, इसे बोलेंगे अल्प पोषण। ठीक। सूक्ष्म पोषण तत्व संबंधी कुपोषण, यानी शरीर में सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी, महत्वपूर्ण यानी कि महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों की कमी के कारण ये या अधिकता, शरीर में सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी या अधिकता, तो ये कौन होंगे? सूक्ष्म पोषण तत्व संबंधी कुपोषण। थर्ड क्या होंगे? वजन की अधिकता के मोटापा या आहार संबंधी और आहार संबंधी गैर संचारी रोग जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह और कुछ कैंसर आदि से होंगे, तो यानी कहूँगे वजन की अधिकता। सुझाव, इनकी देखो सुझाव, आपको आंसर में सुझाव लिखने चाहिए सीधे। अगर सुझाव लिखोगे बिन मांगे तो उसमें बल्ले बल्ले। देखो, अगर सुझाव लिखोगे तो जो परीक्षक जो कॉपी चेक कर रहा होगा वो समझ जाएगा। खाद्य सुरक्षा ये अच्छी होनी चाहिए। क्या खाद्य सुरक्षा अच्छी होनी? लचीली खाद्य प्रणाली,
खाद्य प्रणाली में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। व्यक्ति केंद्रित पोषण, ज्ञान, शिक्षा और सूचना होनी चाहिए। स्वास्थ्य आहार तक समान और न्यायोचित पहुंच होनी चाहिए। पारदर्शिता और जवाबदेहिता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता। स्वास्थ्य आहार और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में सतत खाद्य आपूर्ति होनी चाहिए। असंतुलित आहार और कुपोषण को समाप्त करने के लिए प्रयास और वित्त को बढ़ाना चाहिए। जो भी हमारा बजट में पेश होता है, बजट में कुपोषण को समाप्त करने, यानी कि जो स्वास्थ्य के लिए जो भी बिल, जो भी वित्त में बजट पेश होता है, बजट में जो भी पैसा उसको बढ़ाना चाहिए। अगर इस हिसाब से नहीं हो रहा तो बजट में पैसे बढ़ेगा स्वास्थ्य पे तो कुछ उस पर ज़्यादा खर्च होगा, तो ज़्यादा खर्च होगा तो सुविधाएं ठीक मिलेंगी। स्वास्थ्य भविष्य हेतु असंतुलित आहार और कुपोषण को समग्र और स्थायी रूप से संबोधित करना चाहिए। योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन और लक्षित वर्ग तक पहुंच सुरक्षित करना चाहिए। निष्कर्ष क्या हो सकता है? निष्कर्ष से निकलेगा, यद्यपि विगत कुछ वर्षों से भारत में कृषि उपज में भारी वृद्धि हुई है, किंतु इसके बावजूद देश का प्रशासनिक तंत्र कुपोषण को समाप्त करने में सफल नहीं रहा है। क्यों? इसका सबसे प्रमुख कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत किस्म के खाद्य पदार्थों की पहुंच में कमी, जागरूकता का अभाव, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की निष्क्रियता। प्रतिवर्ष देश में विभिन्न सरकारी खाद्य भंडार केंद्र में उपयुक्त भंडारण संसाधनों या समन्वय के अभाव में बड़ी मात्रा में अनाज बर्बाद हो जाता है। अतः वितरण प्रणाली में सुधार के साथ भंडारण केंद्रों में नियमित जांच कर उपयुक्त समाधान किए जाने चाहिए। जब भी राशन फाशन जो भी बढ़ता है वो एक प्रतिवर्ष देश के विभिन्न सरकारी खाद्य भंडारण केंद्र में उपयुक्त भंडारण संसाधन के समन्वय अभाव में बड़ी मात्रा में अनाज बर्बाद हो रहा है। अतः जो वितरण प्रणाली के सुधार के साथ साथ भंडारण केंद्र में नियमित जांच कर उपयुक्त समाधान किए जाने चाहिए। अगर भंडारणों में ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो उसमें, जैसे अभी हो रहा है महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, तो उस टाइम भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि खराब होने से अच्छा है किसी व्यक्ति का पेट भरे सही से। अबाउट ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, क्वेश्चन क्या बन सकता है? पढ़िए। हाल ही में चर्चा में रहने वाली वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 में से किसके द्वारा जारी की गई? अब बताइए किसके द्वारा जारी की गई? बताइए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय या नीति आयोग या खाद्य एवं कृषि संगठन या विश्व स्वास्थ्य संगठन? किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी की गई थी। यानी हाल ही में चर्चा में रहने वाली वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। अब ये क्वेश्चन देखिए आंसर राइटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास और प्रगति के तमाम दावे तब खंडित हो जाते जब समाज में अंतिम व्यक्ति तक सरकार की पहुंच का सेतु खंडित हो जाता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी पोषण संबंधी आंकड़ों के आलोक में इस कथन की विवेचना की थी। अगर कोई सरकार मान लो कोई योजना निकालती है, तो वो योजना यानी कि समाज के जो अंतिम व्यक्ति है, सबसे पिछड़ा व्यक्ति है, वहाँ तक वो योजना नहीं पहुँच पाती। तो उसके बारे में हाल ही में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी पोषण संबंधी आंकड़ों की आलोक में इस कथन की विवेचना की थी। जो भी ऊपर बताया है सिर्फ उसको सीधा सीधा आप छापो नहीं, आपको जो भी पढ़ के याद हुआ है वो अपने विचार से लिखें। इसमें देख के ना लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
निबंध है ये, निबंध। निबंध को इसको पढ़ें। आत्मनिर्भर भारत मार्ग तभी समर्थक हो सकता है जब मानव से नागरिक तथा नागरिक से मानव संसाधन तक सफर तय कर लिया जाए। 1200 शब्दों में लिखना है। अंक 125 नंबर। समय सीमा 3 घंटे। भारत में बाल विवाह के बारे में देखें। चर्चा में क्यों है? हाल ही में यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर भारत में सबसे अधिक बाल विवाह हो रहे हैं। भारत में सबसे अधिक क्या हो रहे हैं? बाल विवाह, यानी कम उम्र में। रिलेवेंस कर रहा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में समसामयिक घटनाएं। जीएस के पेपर 1 में भी हो रहा है, जीएस के पेपर 2 में, जीएस के पेपर 3 में भी। तो आप देख ले अपने हिसाब से। रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष भारत में लगभग 15 लाख लड़कियों की शादी निर्धारित कानूनी आय अर्थात 18 साल से पहले हो जाती है। यह पूरे विश्व में होने वाले कुल विवाह का लगभग 1/3% है। देख सकते हैं भारत की स्थिति। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पिछले वर्ष कोरोना महामारी के दौरान बाल विवाह की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संभवतः इसका एक प्रमुख कारण लॉकडाउन के कारण होने वाले प्रशासनिक तंत्र को ढील को माना जा सकता है, क्योंकि प्रशासनिक तंत्र इतना जटिल नहीं था लॉकडाउन में, तो उसके भी ढील का कारण माना जा सकता है। बाल विवाह से संबंधित कुछ अन्य प्रमुख आंकड़े को भी देख लें। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2016 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक 4 में से एक लड़की की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले की जाती है। इसको आप याद रखें। क्यों? कि प्रत्येक यानी 4 में से, भारत के अनुसार प्रत्येक 4 में से एक लड़की की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले की जाती है। किसके अनुसार? देश से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2016 के अनुसार। इसको जरूर देखें। इसी सर्वे के अनुसार 15 से 19 वर्ष की आयु में लगभग 8% विवाहित लड़कियों के गर्भवती होने की भी पुष्टि हुई है। इससे सीधी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी। टाइम मिलता है उनको। 15 से 19 वर्ष की आयु में कि लगभग 8% विवाहित लड़कियों को के गर्भवती होने की पुष्टि हुई है, इसी रिपोर्ट के अनुसार। बाल विवाह के कारण क्या हैं? ये क्यों हो रहे हैं? पुरुषवादी मानसिकता, महिला की सुरक्षित परिवेश का अभाव, सामाजिक संकीर्ण मानसिकता, अभिभावकों द्वारा लड़की की शादी करना ही अपना परम दायित्व समझना, आर्थिक कारण यानी शिक्षा पर खर्च करने के बजाय शादी को प्राथमिकता देना, जन जागरूकता का अभाव, सरकारी एवं प्रशासनिक तंत्र के उपेक्षावादी दृष्टिकोण, कानूनों का शिथिल क्रियान्वयन और न्यायिक प्रक्रिया का विलंबकारिता। बाल विवाह से जुड़ी समस्या क्या है? कि मानवाधिकारों का उल्लंघन, कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। अनुच्छेद 21 के तहत मानवीय गरिमा के आधार पर उल्लंघन, महिला अशक्तिकरण, जनसंख्या वृद्धि, कुपोषण, अकुशल मानव संसाधन जैसी समस्याएं हो रही हैं। घरेलू हिंसा है, अपरिपक्वता तथा शिक्षा से वंचना की स्थिति, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी की कमी। भारत में विवाह से संबंधित कानून। शारदा अधिनियम 1978 एम 18 यानी मेल 18 और पुरुष 14। ये एज कन्फर्म थी। बाल विवाह के निरोधक संशोधन अधिनियम 1978 में किया गया। इसमें मेल की एज कन्फर्म एज 21 रखी गई और फीमेल की एज 18 वर्ष रखी गई। बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम 2016 फिर आया। बाल विवाह के लिए कड़े दंड बताए गए। क्या लड़की की विवाह की आयु 21 वर्ष समस्या का समाधान है? क्या लड़की की विवाह की आयु 21 वर्ष समस्या का समाधान है? तो इसको हम देखें। वस्तुतः बाल विवाह की समस्या कानूनी परिप्रेक्ष्य से अधिक सामाजिक दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है, क्योंकि भारत में विद्यमान कानून के तहत लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित करने के साथ ही बाल विवाह के लिए कड़े कानून भी उपलब्ध हैं। क्या है?
हाल ही में केंद्र सरकार ने जया जेटली की अध्यक्षता में लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया। इसके पीछे सरकार का दृष्टिकोण बाल विवाह की समस्या को संबोधित करना है। हालांकि लड़की की विवाह की आयु में वृद्धि करना एक निश्चित सीमा तक इस समस्या का समाधान हो सकता है, किंतु यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं, विशेषकर जब तक ग्रामीण पृष्ठभूमि में लोगों में मानसिक स्तर पर परिवर्तन की रूपरेखा निर्मित नहीं की जाती। क्वेश्चन क्या बन सकता है? यह भारतीय समाज की विडंबना है अथवा नीति निर्माताओं एवं प्रशासनिक तंत्र का उपेक्षावादी दृष्टिकोण कि बाल विवाह की समस्या न केवल बनी हुई है बल्कि विस्तृत होती जा रही है। चर्चा कीजिए इस पे, अपने बताइए, आंसर राइटिंग करिए। बहुआयामी गरीब सूचकांक 2021, इसको देखेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाएं और नेशनल ऑफ एंड इंटरनेशनल रिपोर्ट, उसमें कर दी। इसके वन पेपर में भी गरीबी विकास सूचकांक चर्चा में क्यों है, इसको भी देख लें। हाल ही में नीति आयोग का पहला बहुआयामी सूचकांक तैयार किया है। नीति आयोग का पहला सूचकांक की प्रमुख बातें क्या हैं, इनको देख लें। इसके अनुसार बिहार में बहुआयामी गरीब का अनुपात सर्वाधिक है, जो इसकी कुल जनसंख्या का 51.91% है, यानी 91% है। इसके बाद झारखंड 42.16 तथा उत्तर प्रदेश 37.79 का स्थान है। तो इस तरह से आपको स्थान भी पता पड़े, पहले पर बिहार, दूसरे पर झारखंड, तीसरे पर उत्तर प्रदेश। कुपोषित लोगों की जनसंख्या में के मामले में बिहार प्रथम स्थान पर, इसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ के स्थान हैं। तो स्थान भी याद रखें। ये पहले पे कुपोषित लोगों की संख्या के मामले में पहले पे बिहार है, इसके बाद झारखंड, यानी कि प्रथम पर बिहार और झारखंड दोनों, मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर, यानी फोर्थ पे उत्तर व छत्तीसगढ़। इस सूचकांक में केरल 0.71, गोवा 3.76 तथा सिक्किम 3.82 प्रथम 3 स्थान पर, यानी प्रथम पर गोवा, इसका परसेंट कितना है 0.71, और केरल फर्स्ट पे क्या है केरल, इसका परसेंट क्या है 0.71, और सेकंड पे क्या है गोवा, जिसका परसेंट 3.76 तथा सिक्किम 3.82। ये तीनों इनके क्रम से स्थान है किसमें, कुपोषित। सूचकांक के बारे में समझ लें। यह सूचकांक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFSH 2015-16 पर आधारित है। इस सूचकांक में पोषण स्कूल में उपस्थित स्कूली शिक्षा के वर्ष, पेयजल, स्वच्छता, आवास, बैंक खाते जैसे 2012 संकेतकों को 3 आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के स्तर पर केरल फर्स्ट पर, गोवा सेकंड पर, और अगला राज्य क्या था, सिक्किम। गोवा, यानी कि केरल, गोवा, सिक्किम ये प्रथम स्थान पर हैं। प्रथम 3 स्थान, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वैश्विक बहुआयामी गरीब सूचकांक, ये वैश्विक बहुआयामी गरीब सूचकांक 107 यानी 107 विकासशील देशों की बहुआयामी गरीब मापने की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। इसे ऑक्सफोर्ड गरीब और मानक विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा वर्ष 2010 में विकसित किया गया था। वैश्विक बहुआयामी गरीब सूचकांक के संकेत देखने, ये स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर ये अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है। भारत में गरीबी की वर्तमान स्थिति क्या है? भारत में लगभग 37 करोड़ लोग बहुआयामी गरीब से ग्रस्त हैं, और भारत में 21% लोग पोषण से वंचित हैं। 21%। 26% लोग के पास भोजन के ईंधन का अभाव है, और 24% लोग
स्वच्छता और 23% लोग आवास से वंचित हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा? भारत में गरीबी की समस्या का तब तक उन्मूलन नहीं किया जा सकता जब तक कि एक स्पष्ट, एक मानक गरीबी पैमाने का निर्धारण नहीं होता। इस कथन के आलोक में हाल ही में नीति आयोग द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा कीजिए। इसको पढ़ लें बस। पिछले 50 वर्षों में वन्यजीव की आबादी में 2/3 की कमी आई है। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले सेशन में। तो आपको ये कैसा लगा वीकली करंट अफेयर्स? ये वीकली करंट अफेयर्स में मेरा फर्स्ट वीडियो था। इसको आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि कैसा लगा। अगर सही लगा तो उसके लिए बेस्ट, अगर कुछ गलत है तो उसमें आप बताएं। तो अगला जब भी वीकली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा तो उसमें हम उस चीज़ को सुधारेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।